आज मैं आपको एक ऐसे सातिर चोर की कहानी बताने जा रहा हूं जो 77 साल की उम्र में भी चोरी करता है, जिसने अपने जीवन में ना जाने कितने जुर्मों को अंजाम दे डाला, कितनी चोरियां की, कितने बड़े बड़े कांड कर डाले। दोस्तों, हद तो जब हो जाती है जब वो खुद अपना एक लेटर बनाता है और लेटर बनाकर खुद ही एक अदालत का जज बन जाता है और वहां जाकर लगभग 2470 कैदियों को बाइज्जत बरी कर देता है। तो अब ये पूरा मामला अदालत के सामने आता है, लोगों के सामने आता है, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये किस तरह का सातिर चोर है जिसने इतने क्राइमों को अंजाम दे डाला और ये कैसे यहाँ से बचता रहा। दोस्तों, अगर आप पूरे उसके जीवन की कहानी सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इसने इस सब को करने में क्या क्या किया होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ में झज्जर में एक एडिशनल जज की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 2 महीने के लिए एक जज को घर भेज दिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर आरोप होता है कि तुमने बहुत ही गलत काम किए होते हैं। जज की छुट्टी हो जाती है और वहाँ पर एक नए जज की नियुक्ति हो जाती है और जज साहब जैसे ही वहाँ पर आते हैं, अपना चार्ज लेते हैं। लेने के बाद जब सुनवाइयाँ करते हैं तो सुनवाइयाँ करते करते लगभग 40 दिन का समय उन्हें वहाँ पर बीत जाता है। इन 40 दिनों में लगभग 2470 कैदियों को वो बाइज्जत बरी कर देते हैं। लेकिन जब इसके बाद इस सब का खुलासा होता है कि वो तो जज थे ही नहीं, वो तो कोई ऐसा ही व्यक्ति वहाँ पर जज आकर बन गया। जब ये मामला हरियाणा के हाई कोर्ट में पहुँचता है और वहाँ पर जाकर इस सब का खुलासा होता है तो एक ऐसा खुलासा होता है कि सब ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर जज बनकर पहुँचा कैसे। दोस्तों, जब उस जज के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो वो जज कोई और नहीं, धनीराम होता है। अब धनीराम के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो धनीराम मित्तल का जन्म 1938 में भिवानी में हुआ था। उसके बाद वो अपनी धीरे धीरे पढ़ाई करने लगता है। 1964 में रोहतक से उसने ग्रेजुएशन की। उसके बाद वो ARDO दफ्तर में चला जाता है और वहाँ बैठकर वहाँ का जो कामकाज होता है उसे बड़ी ही बारीकियों से सीखता है और सीखते हुए वही कामकाज करने लगता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसा काम करने लगता है जिसे सोचकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। वो गाड़ियों की चोरी करता और चोरी करके उनके फर्जी कागज बनाता और फर्जी कागज बनाकर उन्हें मार्केट में बेच देता। उसके बाद उसका मन यहाँ पर नहीं लगा। 1968 आ जाता है और 1968 में वो भारतीय रेल के माध्यम से एक ऐसा पत्र निकालता है। उस पत्र को रेलवे स्टेशन के एक मास्टर को दे देता है और वहाँ जाकर कहता है कि आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, यहाँ पर नए रेल मास्टर की नियुक्ति होती है। खुद वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर जाकर नौकरी करने लगता है। 1974 तक अपनी नौकरी करता है। अब उसका मन उस नौकरी से भी ऊबने लगता है। उसके बाद वो राजस्थान में पहुँच जाता है और वहाँ पर रहकर 3 साल की वकालत करता है। 3 साल की वकालत करने के बाद अब उसे लगने लगता है कि कुछ और किया जाए। फिर वो हेड राइटिंग का कोर्स करने के लिए कलकत्ता चला जाता है पर ग्राफिकोलॉजी कोर्स करता है। उस कोर्स को करने के बाद अब उसे लगने लगता है कि सब कुछ तेरे हाथ में आ चुका है, जो तू चाहता है वो कर सकता है। उस कोर्स को करने के बाद कई तरह की भाषाओं की उसको जानकारी हो जाती है, कई तरह के वो लेटर लिखने वाला हो जाता है, वो सब कुछ जान जाता है। उसे सारा कुछ मामला पता चल जाता है कि किस तरह से यहाँ पर जो खामियां होती हैं उनका फ़ायदा उठाया जा सके। उसके बाद वो पटियाला हाई कोर्ट में पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर जज साहब के मुंशी के रूप में वहाँ नौकरी करता है। कई साल वहाँ पर नौकरी करता है, लेकिन फर्जीवाड़े से ही वो सारा काम करता है। फर्जीवाड़े से अपने कागज़ तैयार करता है और वहाँ पर जाकर नौकरी में लग जाता है। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि ये फर्जीवाड़ा करके यहाँ पर अपनी नौकरी ले रहा है। उसके जब धनीराम मित्तल अखबारों के माध्यम से पढ़ता है कि एक जज के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, तुरंत ही एक लेटर निकालता है और उसे 2 महीने की छुट्टी दे देता है और दूसरा लेटर अपने नाम से निकालता है और खुद वहाँ पर जाकर जज बन जाता है। लगभग 40 दिन तक अदालत में सुनवाई होती है। इन 40 दिनों में लगभग 2470 कैदियों को ये वहाँ से रिहा
कर देता है। उसके बाद ये मामला चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि यहाँ एक जज साहब आए हैं जो बहुत ही धर्मात्मा हैं और जो लोगों को बाइज्जत बरी कर देते हैं, किसी के ऊपर भी वो क्रोधित नहीं होते। जब ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पता चलता है तो वहाँ पता चलता है कि इस तरह का जज तो हमने कोई वहाँ पर भेजा ही नहीं। फिर उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है और जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पता चलता है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा करके कोई जज वहाँ पर बैठा होता है, तुरंत ही उसे गिरफ्त में लिया जाता है। उसके बाद जो 2470 कैदियों को छोड़ा गया था, पुलिस को एकदम से काम पर लगाया जाता है। उन 2470 कैदियों को वापस जेल के अंदर बुलाया जाता है और उन पर वही मुकदमा चलाया जाता है जो उनके ऊपर पहले चल रहा होता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, उस समय कंप्यूटर का युग नहीं था, लेकिन ये कितना बड़ा शातिर चोर होता है, कितना दिमाग लगाता है, दिमाग लगाकर इतने बड़े क्राइम को बड़ी ही आसानी से कामयाब हो जाता है। तो जो पहले का समय होता था उसमें कंप्यूटर नहीं होते थे, उसमें लेटर ही लेकर जाया जाता था और लेटर ले जाने में इस तरह की देरियां होती थी, जिस वजह से यहाँ पर 2 महीने का समय, लगभग 40 दिन तक वो अदालत में बैठा रहा और 40 दिन तक इसी तरह से वो कैदियों को रिहा करता रहा। तो दोस्तों 2016 आ जाता है और साल 2016 में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी चोरी होती है। उस चोरी को सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया जाता है। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो उसमें एक साफ फोटो दिखाई देता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 77 से 78 साल होती है, वो गाड़ियों की चोरी कर रहा है। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाया जाता है तो पता चलता है वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं, वही धनीराम है जिसने पहले भी बहुत सारे कारनामे कर रखे हैं। पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसे जेल के अंदर भेजती है, लेकिन उसका उम्र का लिहाज करते हुए उसे ज़्यादा दिन तक जेल के अंदर नहीं रोक पाती। उसके बाद वो अब बेल पर अपने घर आ जाता है, उसके केस चलते रहते हैं। तो दोस्तों, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में इतने सारे क्राइमों को अंजाम दिया, फर्जीवाड़ा उसने किया, चोरियां लगभग उसने 1081 वाहनों की चोरी की, 2470 कैदियों को उसने बाइज्जत बरी कर दिया, उसके ऊपर लगभग 127 मुकदमे दर्ज होते हैं। ये मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो आसपास के लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति था, कितना इसने दिमाग लगाया, और अगर ये दिमाग अच्छी जगह पर लगा था तो आज ये अच्छा व्यक्ति होता। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, हमारे समाज में किस तरह के व्यक्ति भी हैं और किस तरह की उनकी सोच भी है। दोस्त, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।